Dear students of class 11th, Assalamu alaikum. So let us start a new unit, that is elastic behavior of solids. Elastic behavior of solids. तो इसमें आप इलास्टिक बिहेवियर भी या इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड इलास्टिसिटी ऑफ द सॉलिड्स डिस्कस कर लेंगे हम इस यूनिट में। तो सबसे पहला काम हमारा है, जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं, सॉलिड्स they are made up of molecules and in the molecules there is a force which keeps them in equilibrium position. That means they exert a force on each other. तो ये मॉलिक्यूल नंबर 1 आपका है, ये मॉलिक्यूल नंबर 2 ऑफ ए सॉलिड। आप जानते हो कि दीज मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर। तो इस फोर्स को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो जब ये दो मॉलिक्यूल्स अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये फोर्स आपका मैक्सिमम होगा, राइट। नाउ चलो अब हम इन मॉलिक्यूल्स पे एक एक्सटर्नल फोर्स यूज कर लेते हैं। एक्सटर्नल फोर्स, इस फोर्स से क्या होगा, इधर इलोंगेशन विल टेक प्लेस, या तो कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स इनका साइज चेंज हो सकता है या इनकी शेप भी चेंज हो सकती है। तो कुल मिला के वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। कुल मिला के हम कहते हैं देयर विल बी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। configuration which means the change in the size, या हम इसको शेप कहेंगे, राइट। इससे जब हम एक एक्सटर्नल फोर्स यूज कर लेंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स हम दो तरीके से इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर टू फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन देम विल डिक्रीज। बात समझ आ रही है ना। तो जब इस तरह का फोर्स अप्लाई करेंगे तो इन दो के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो इस फोर्स को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, या इस तरह से इन मॉलिक्यूल्स पे फोर्स अप्लाई करेंगे। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हम इस डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई करेंगे, इस डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे तो डिक्रीज हुई, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, तो लेंथ चेंज होगा। तो इस फोर्स ने इन मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को इंक्रीज किया, तो डिफॉर्मेशन हुई, इसीलिए हम इसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। सो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए सॉलिड इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, लेकिन एक बात है कि अगर हम इन दो फोर्सेस को अप्लाई करते हैं तो या तो कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है और या इलोंगेशन प्रोड्यूस हो जाती है।
इस बॉडी में तो एक और फोर्स डेवलप हो जाता है एफ डैश के नाम से, एफ डैश के नाम से। इसी तरह से यहाँ पे इलॉन्गेशन प्रोड्यूस होगी तो एफ इस डैश इस डायरेक्शन में होगा, एफ डैश। तो इस एफ डैश को हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस को रिमूव कर लेंगे तो ये बॉडी या ये सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। तो इस तरह के फोर्सेस को विच ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, restoring force, right? So what is deforming force? That force applied on a system which produces a change in the configuration of the body. So deforming force हम कहेंगे force which changes the configuration of the body, right? तो यहाँ पे हम एक रेस्टोरिंग फोर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अब डिफॉर्मिंग फोर्स या तो कंप्रेशन प्रोड्यूस कर लेता है, या एलोंगेशन प्रोड्यूस कर लेता है, या शेप ऑफ द बॉडी को चेंज कर लेता है। लेकिन अगर हम इस फोर्स को रिमूव कर लेंगे, व्हाट विल हैपन? द सिस्टम विल कम टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। So what is the force responsible for that? This is restoring force. So restoring force is that force which is responsible to bring the body or bring the system back to its original configuration. So it is that force which brings the body to its original configuration. तो इस तरह के फोर्स को हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। नाउ तो अब हम ये देख चुके हैं कि अगर हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो चेंज इन कन्फिग्रेशन होगा, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर लेंगे तो दूसरे फोर्स से जो इसमें डेवलप हो जाता है, बॉडी कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी। सो द बॉडी हैज ए प्रॉपर्टी टू regain its original configuration, right? तो जब बॉडी रिगेन कर लेती है अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। Elasticity, and the body is known as an elastic body. But this only regains its original configuration when external force or deforming force is removed. तो यहाँ पे मान लीजिए ये बॉडी जो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज or not, as there is internal force between them, there is no external force. अब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया in this direction, so there is elongation in it. तो मान लीजिए ये डिस्टेंस r1 बन जाती है, ठीक है। या हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया in this direction,
अप टू अपोजिट फोर्सेस, तो डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, लेट इट बी r2। एक्सटर्नल फोर्सेस को रिमूव कर लेंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस को रिमूव कर लेंगे, इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, और इट इज सिंपली नोन एज इलास्टिसिटी। और जिन बॉडीज में ये प्रॉपर्टी होती है, उनको हम कहते हैं इलास्टिक बॉडीज, विच रिगेन देयर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर लेंगे, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, अगर ये बॉडी कंप्लीटली रिगेन कर लेती है 100% इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। फिर से कहूंगा मैं कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस को रिमूव कर लेंगे एंड द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली, तो इस तरह से हम इन बॉडीज को कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज, perfectly elastic bodies. So if the bodies regain their original configuration exactly, then they are known as perfectly elastic bodies। ठीक है, यानी अगर 100% इक्विलिब्रियम पोजीशन रिगेन होगी, तभी हम इनको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। लेकिन एक प्रॉब्लम कि यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई बॉडी नहीं है विच exactly regains its original configuration. So this type of concept is an ideal concept। ठीक है, कुछ तो डिफॉर्मेशन हो जाती है, थोड़ी सी ही क्यों न सही हो, लेकिन थोड़ी सी कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो जाती है, बॉडी एग्जैक्टली रिगेन नहीं कर लेती है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं आइडियल कंसेप्ट। हाँ, प्रैक्टिकली हम एक कॉर्ड्स फाइबर is considered as perfectly elastic। ठीक, perfectly elastic, otherwise there is no body which is completely elastic body, which completely regains its original configuration। तो इस तरह से हम ये कहेंगे when deforming force is applied, when deforming force is applied, इस एप्लीकेशन से क्या होगा, यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो जाती है, बॉडी फोर्स को रिमूव कर लेंगे तो बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, बट नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, तो जहां पे एग्जैक्ट 100% इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है, तो इस तरह की बॉडीज को हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडीज। सो ऑल अदर बॉडीज इन प्रैक्टिस दे आर प्लास्टिक बॉडीज। जो भी आप अपनी सराउंडिंग्स में बॉडीज को देख लेते हैं, दे आर ऑल प्लास्टिक बॉडीज। सो when deforming force is removed on the body and the body does not regain its original configuration completely, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, that is known as plasticity। So
the bodies which doesn't regain their original configuration perfectly, exactly, तो उन bodies को कहते हैं हम, they are known as plastic bodies. हम किसी भी body की example दे सकते हैं because in practice all the bodies are plastic bodies. तो इस property को हम कहते हैं, this is known as plasticity, right? So what is plasticity? When deforming force on the bodies is removed and the bodies doesn't get or doesn't regain their original configuration exactly, those bodies are known as plastic bodies, and the property of the body is known as plasticity, right? चलिए हम मान लीजिए किसी भी बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई किया, उस बॉडी पे कौन सा फोर्स अप्लाई किया, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट? डिफॉर्मिंग फोर्स से क्या होगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो इनमें एक रेस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप हो जाता है, रेस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप्ड which is responsible for bringing the body to the original configuration. तो इस रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस, राइट? सो व्हाट इज स्ट्रेस? इट इज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स divided by area, that is F divided by A. But restoring force is equal to deforming force, equal and opposite होता है, तो हम स्ट्रेस को फिर से डिफाइन कर सकते हैं. So stress is equal to deforming force divided by area. So deforming force per unit area और restoring force per unit area, तो इसको हम कहते हैं, this is known as stress. तो स्ट्रेस अब आपकी फॉर्मूला बन जाती है F डिवाइडेड बाई A. ये डिफॉर्मिंग फोर्स भी हो सकता है या ये रेस्टोरिंग फोर्स भी हो सकता है. तो इसका यूनिट जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसकी डी फार्मूला जब लिखेंगे, डी फार्मूला इज इक्वल टू M1 L1 T-2 फोर्स की है, एरिया की L2, so it will become M1 L-1 T raised to power -2. This is similar to that of the pressure. इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं, पास्कल. So exactly similar to that of the pressure. तो हम जब इसकी बात करेंगे, so it is a scalar quantity, scalar quantity, right? तो अगर हम इसी स्ट्रेस की बात करेंगे, so it is of two types stress, टू क्या थ्री टाइप्स का है ये. पहले हम लिखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस. एक स्ट्रेस को हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस. एक स्ट्रेस आपका होगा नॉर्मल स्ट्रेस के फिर से दो पार्ट्स बन जाते हैं, एक टेंसाइल होता है और दूसरा कंप्रेशन और कंप्रेसिव स्ट्रेस. इसके बाद आपका होगा सेकेंड टाइप स्ट्रेस का, दैट इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस. और इसके बाद आपका होगा बल्क स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हैं. वॉल्यूम स्ट्रेस या इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक.
हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन सा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया और रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस को जब देख लेंगे तो एक नॉर्मल स्ट्रेस आपका आ जाता है, एक टेंजेंशियल स्ट्रेस आता है, एक बल्क स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, तीन नाम से जानते हैं हम इसको। तो क्या होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस? पहले स्ट्रेस तो स्ट्रेस ही होता है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द चेंज और इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे पहले। तो एक बॉडी आप लीजिए जिस पे आपने फोर्स अप्लाई किया एट राइट एंगल्स टू द सरफेस ऑफ द बॉडी और नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एलोंगेशन होगी, एलोंगेशन होगी, दैट मीन्स इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा on the application of external forces. What will happen? There is increase in length. तो डेफिनेटली इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा और रेस्टोरिंग फोर्स भी प्रोड्यूस होगा एफ डैश, ठीक है। तो जो स्ट्रेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा इसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। सो इट इज टेंसाइल स्ट्रेस। कब हम इसको कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एट राइट एंगल्स। तो अगर यहाँ पे लेंथ L थी, यहाँ पे L प्लस डेल L होगा, ठीक है। डेल L मीन्स इंक्रीज इन लेंथ। सो इट इज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया और डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग acting at right angles to the surface of the body, acting at right angles to the surface of the body and there is increase in length। तो फोर्स नॉर्मल डाल दीजिए, अगर इंक्रीज इन लेंथ होगा तो उस टाइम पे जो भी स्ट्रेस होगा दैट इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। सिमिलर एक्सप्रेशन बन जाएगी F डिवाइडेड बाई A। F चाहे रेस्टोरिंग फोर्स होगा या डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। सो व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द लेंथ of the body on the application of the deforming force applied at right angles to the body, then the force, this stress is known as tensile stress। इसी तरह से कंप्रेशन स्ट्रेस की बात करेंगे। ये आपकी बॉडी है जिस पे आपने फोर्स अप्लाई किया, इसकी लेंथ L के बराबर है। तो अब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इसको अप्लाई किया तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज इन लेंथ हो जाएगी, डिक्रीज इन लेंथ। सो दैट इज L माइनस डेल L, L माइनस डेल L होगा। तो यहाँ पे भी आपने फोर्स को एट राइट एंगल्स अप्लाई किया एंड देयर इज डिक्रीज इन द लेंथ। जब डिक्रीज इन द लेंथ दैट मीन्स द बॉडी इज कंप्रेस्ड। तो इस वक्त इस तरह से हम यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रेस डिफाइन कर सकते हैं, कंप्रेशन stress। So it is stress in a body when there is increase in length, that is tensile। Stress of a body when there is decrease in the length, that is known as compression, or we can say it is deforming force per unit area applied to the body at right angles, and when there is decrease in the length, that is known as compression stress। तो आपकी फार्मूला फिर से यही बन जाएगी F डिवाइडेड बाई A। यूनिट भी यही होगा, डायमेंशंस भी यही होंगे। तो ये था नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस यही होता है जब फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होगा? एट राइट एंगल्स टू इट, एट दैट इज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब डाल देंगे तो इंक्रीज इन लेंथ होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, डिक्रीज इन लेंथ होगा तो कंप्रेशन स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब
टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करेंगे तो हम एक क्यूब यहाँ पे लेंगे, क्यूब 6 फेसेस हैं इसके, तो इस फेस को हम फिक्स्ड रख लेंगे, कीपिंग इट फिक्स्ड, राइट। तो क्यूब का फेस हमने फिक्स किया है, दैट इज बेस इज फिक्स्ड। तो जब हम इस पे अप्लाई करेंगे फोर्स, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स टेंजेंट टू द सरफेस, यानी टॉप सरफेस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, नॉट एट राइट एंगल्स। अगर राइट एंगल्स कर लेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस बन जाएगा, अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कर लेंगे तो व्हाट विल हैपन टू द बॉडी, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो ये फेस हमने फिक्स्ड रखा है, तो अब ये शेप इस तरह की होगी। ओरिजिनल शेप ये थी, फिर से बना लेंगे हम, ओरिजिनल शेप ऑफ द बॉडी ये थी, लेकिन अब हमने टेंजेंशियल फोर्स, ये फेस थोड़ा सा आगे चलेगा, ये भी आगे, तो इस तरह से इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो जब बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ पे एक रेस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप होगा, ये अप्लाइड फोर्स है, ये रेस्टोरिंग फोर्स है। तो अब इस वक्त हम कह सकते हैं कि द बॉडी इज अंडर स्ट्रेस, तो इस तरह के स्ट्रेस को हम कहते हैं दैट इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। सो व्हेन द it is restoring force per unit area or deforming force per unit area, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी नहीं कहेंगे, इट इज टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। जैसे आप बुक पे हाथ रख लीजिए, थोड़ा सा इसको प्रेस कर दीजिए तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रेस को हम कहते हैं दिस इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। So this is normal stress. When elongation takes place, that is tensile stress. When compression takes place, that is compressive stress or compression stress. When there is change in the shape of the body, not in the length or breadth, size में कोई change नहीं होगा, when there is change in the shape of the body, then this is known as tangential stress. फॉर्मूला इसके लिए भी ये है, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। टेंजेंशियल स्ट्रेस के बाद हम बात करेंगे दैट इज वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस सिंपल, ये वाटर आपका है, यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉडी को लीजिए। So water will exert a force on the body from all sides. From all sides. A force will act on it from all sides. तो definitely क्या होगा, इसमें से थोड़ा सा चेंज होगा in the shape, that is volume decrease हो जाएगा। ये वॉल्यूम था V, ये वॉल्यूम आपका है V minus del V. So when there is decrease in the volume of the body, that is force acting perpendicular to the surface of an object per unit area, when there is decrease in the volume of the body, decrease in the volume of body, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं दिस इज नोन एज बल्क स्ट्रेस और इट इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेस। सो अगेन इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस तरह से हमने कुछ डेफिनेशंस क्लियर की, स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रेस हम तभी कहेंगे व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉर्मल टू इट। अब इसके दो टाइप्स निकलते हैं, एक टेंसाइल, एक कंप्रेशन। टेंसाइल वो होता है व्हेन देयर इज इंक्रीज इन लेंथ, कंप्रेशन तब होता है जब व्हेन देयर इज डिक्रीज इन लेंथ। टेंजेंशियल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है व्हेन देयर इज चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। बल्क स्ट्रेस वो होता है व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है।
तो यहाँ वॉल्यूम में चेंज हुआ, यहाँ शेप में चेंज हुई, यहाँ साइज डिक्रीज हुआ, यहाँ साइज इंक्रीज हुआ। ठीक, तो इस तरह से इनको हम कहते हैं, these are the various types of stress. Now, what is strain? What is strain? Strain. तो strain क्या होता है? It is change in the configuration, ratio of change in configuration to the original configuration. Ratio of change in configuration to the original configuration. ठीक है, तो जब हम स्ट्रेस की बात करेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल, दैट इज चेंज इन configuration divided by original configuration. Change in configuration divided by original configuration. So it is a ratio of similar quantities, no units and no dimensions. So when a physical quantity is a ratio of similar quantities, then there is no unit and no dimension. तो ये वाला आपका 3 टाइप्स का होगा। एक को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एक को कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है? दैट इज नॉट स्ट्रेस्ड स्ट्रेन। सो स्ट्रेन इज इक्वल टू longitudinal strain, that is change in length divided by original length. Change in length divided by original length. So change in length divided by original length, so there is no unit. तो यहाँ पे हम when increase in length होगा तो हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेन भी कह सकते हैं, या कंप्रेशन स्ट्रेन हम कहेंगे व्हेन देयर इज डिक्रीज इन लेंथ, लेकिन जनरल में हम कहेंगे दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सेकंड आपका बन जाता है दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो डेफिनेटली चेंज इन वॉल्यूम क्या है? डेल वी डिवाइडेड बाई वी, no units, no dimensions. So it is defined as the ratio of change in volume to the original volume, change in length to the original length. ठीक है, तो तीसरा पार्ट आपका है जिसको हम कहेंगे shearing strain. shearing strain, shearing strain. तो इसको एक तरह से हम कह सकते हैं this is the strain when there is change in the shape of the body. तो शेप को हम किसी फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट नहीं कर देते, तो इसको कहेंगे हम इट इज द रेशियो ऑफ, ऐसे लिखेंगे हम। ये आपके पास एक क्यूब है जिस पे आपने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन फोर्स भी अप्लाई किया टेंजेंट टू द सरफेस, तो इससे क्या हो जाता है? देयर इज चेंज इन द शेप। इसको थोड़ा सा आगे लेंगे, इधर भी आगे, ये फेस थोड़ा सा आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिविएशन हुई, चेंज हुआ थ्रू एन एंगल थीटा। So we can say it is defined as the angle through which it is defined
as the angle theta, through which face of a body originally perpendicular to the fixed face is turned when it is under the shearing stress. राइट। तो हम ये देख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि ओरिजिनली ये फेस था परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस, लेकिन जब हमने इसको अप्लाई फोर्स किया टेंजेंशियली शेप चेंज हुई, तो ऊपर वाला फेस थोड़ा सा आगे चला गया थ्रू एन एंगल थीटा तो जब ये आगे थोड़ा सा हुआ तो इसमें शेप में चेंज हुआ। तो कितना चेंज शेप में हुआ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थीटा, एंड दिस थीटा इज नोन एज शीयरिंग स्ट्रेस। तो हम चेंज स्मॉल है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू ये L, और यहाँ पे कितना शेप चेंज हुआ, दैट इज x. So tan theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, that is x divided by L. थीटा being small तो हम यहाँ पे थीटा को लिख सकते हैं, थीटा is equal to x divided by L. x भी डिस्टेंस है, L भी डिस्टेंस है, दोस्तों there are no units and dimensions. तो इस तरह से आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, एंड शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल discuss Hooke's law, Young's modulus, bulk modulus, and shear modulus. Thank you.